इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम अपना नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और यह है पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल, ये पैमाने के प्रतिफल तीन होते हैं। एक तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, ये तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पैमाने के प्रतिफल के बारे में आपको बताएं, हम जो है उत्पादन फलन की बात करना चाहेंगे। कॉवर डगलस दो अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कॉवर डगलस उत्पादन फलन दिया है, वो आप पढ़ने में पढ़ोगे। इसी प्रकार हॉमर डॉमर्स है, एरोड डॉमर्स, उसने भी अपना फलन दिया है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने फलन दिए हैं और उसमें कॉवर डगलस उत्पादन फलन यही वाला है, थोड़ा विस्तार से है। Q ये बराबर होता है F अल्फा A बीटा B, है ना, और साथ में म्यू रैंडम डिस्टर्बेंस के लिए। उनका अलग है, ये A B C D जो है ना, A B C D और म्यू, तो ये अलग है उनका, अल्फा A बीटा B जो भी है। यहाँ उत्पादन फलन की चर्चा करेंगे। फलन का मतलब है एक तो उत्पादन में हम साधन लगाते हैं, लागत लगाते हैं, कारक लगाते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे ये है N है, K है, श्रम और पूंजी है। Q जो है उत्पादन है, S वस्तु का क्वांटिटी है, F फलन है, यानी उत्पादन जो है फलन है लेबर और पूंजी का। जब आप बहुत मतलब कहिए कि आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो श्रम भी लगाएंगे, पूंजी भी लगाएंगे, संगठन भी लगाएंगे, है ना, साहस भी लगेगा और भूमि भी लगेगी। तो ये सारी चीजें लगेंगी तभी तो उत्पादन होगा। तो जो QX है या किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है वो इन साधनों का फलन होता है। समझ में आगे? तो मतलब फलन, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन के आगत और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच का जो संबंध है उसको उत्पादन फलन कहते हैं। दो प्रकार का होता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। एक अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन मतलब ये है कि अल्पकाल से संबंधित। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। हमने आपको बताया भूमि स्थिर साधन है, जबकि श्रम, पूंजी, संगठन और साहस ये सब अल्पकाल में। भूमि स्थिर है, इनको हम परिवर्तनशील कह सकते हैं। ठीक है, कुछ साधन स्थिर होना चाहिए, कुछ साधन परिवर्तनशील होना चाहिए। तो उत्पादन में तीन प्रकार से वृद्धि होती है। एक बढ़ती दर से,
जिसको द्रव्यमान प्रतिफल नियम के नाम से जानते हैं, फिर स्थिर दर से जिसको उत्पादन क्षमता नियम के नाम से जानते हैं, फिर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जिसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं, उत्पादन ह्रास नियम कहते हैं। उत्पादन ह्रास नियम को आधुनिक अर्थशास्त्री परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम जैसे बेनहम की परिभाषा है, जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि उत्पादन के या उत्पत्ति ह्रास नियम जैसा कि सामान्य रूप से बताया जाता है, सामान्य रूप में बताता है कि उत्पादन के अन्य साधनों को या एक साधन को स्थिर रखे अन्य साधनों के अनुपात में जैसे जिससे वृद्धि की जाती है, तो परिवर्तनशील साधन का सीमांत यानी कि जो उत्पादन होता है, औसत उत्पादन होता है, घटता जाता है ना, घटता है। इसी प्रकार से बेनहम ने क्या कहा है, बेनहम ने कहा है कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन के अनुपात को स्थिर रखते हुए अन्य साधनों के अनुपात में जब वृद्धि की जाती है तो साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटता जाता है। यहाँ बात वो नहीं है, वहाँ अल्पकाल में उत्पादन के साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन को हम बढ़ा दें कुछ स्थिर साधन के साथ, ठीक है। लेकिन पैमाने के प्रतिफल में हम जो है अनुपातिक वृद्धि साधनों में, जैसे किसी एक श्रम है और दूसरा पूंजी है ना, तो श्रम की हम 4 इकाइयां लगा रहे हैं तो पूंजी की 1 इकाई लगा रहे हैं, तो इसी अनुपात में हम इनको बढ़ाएंगे। इनके मिलने का जो अनुपात है वो यही रहेगा। जैसे अगर हम इसका 8 कर दें तो पूंजी के हमें अनुपात कितना करना पड़ेगा, 2। अगर इसको 12 कर दें तो पूंजी होगी 3। इसको अगर हम कर दें कितना, 16 कर दें तो पूंजी होगी 4। यानी कि इनका अनुपात चेंज है। अनुपातिक अगर हम वृद्धि करते हैं तो क्या होगा कि जो उत्पादन है, एक्स वस्तु का उत्पादन है, तो ये एक्स वस्तु का जो उत्पादन है ये 3 प्रकार से हमें प्राप्त होगा। एक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के रूप में, दूसरा पैमाने के स्थिर प्रतिफल के रूप में, तीसरा पैमाने के घटते प्रतिफल के रूप में। ठीक है, यानी अगर हम श्रम और पूंजी की मात्राएं इनमें वृद्धि करें, मान लो 10%, 20%, 30%, 40% इस अनुपात से वृद्धि करें तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है ये देखना है। मान लीजिए हमने श्रम व पूंजी इसकी मात्रा में हमने 10% वृद्धि की, ठीक है। तद अनुरूप उत्पादन एक्स वस्तु का, ठीक है, ये जो है 15% बढ़ा, हमने बढ़ाकर इसको 20% कर दिया। उत्पादन जो है बढ़ के 25% उत्पादन में वृद्धि हो गई, ठीक है। हमने उसको 30% कर दिया, उत्पादन 40% बढ़ गया। अगर इस अनुपात से, मतलब जिस अनुपात में हम श्रम और पूंजी की मात्रा को लगा रहे हैं, उनके प्रतिशत में वृद्धि कर रहे हैं, उसी अनुपात में यानी उत्पादन में उस अनुपात से कम वृद्धि हो रही है, ज्यादा या बराबर। अगर ज्यादा वृद्धि हो रही है तो बढ़ते प्रतिफल, यदि समान वृद्धि हो रही है, मान लो 15% ठीक है, 15% तो स्थिर प्रतिफल, और उसके बाद यानी कांस्टेंट और इंक्रीजिंग तो हो गया बढ़ते हुए, कांस्टेंट हो गया स्थिर, और घटते हुए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होगा ना, यहाँ अगर मान लीजिए हमने 10% लगाया
तो उत्पादन 15% बढ़ा। हमने 20% कर दिया 10% बढ़ा। हमने 20% कर दिया 5% बढ़ा। तो उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? घटते हुए प्रतिफल 15, 25 और 20 इस तरीके से बनाएंगे। देखिए आप इसको हम करते हैं। अब आपको रेखा चित्र की सहायता से हम इसको समझा। जैसे ये 10% हमने यानी उत्पादन के साधनों को बढ़ाया, ये 10 ही है, ठीक है। उत्पादन में 20% की वृद्धि, हमने उत्पादन की मात्रा को 20% बढ़ाया, उत्पादन में बढ़कर जो हो गया 40 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने 10% और वृद्धि कर दी, उत्पादन बढ़कर तो ये 75 हो गया। तो ये जो बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं को यदि हम मिला देंगे तो ये बढ़ते हुए प्रतिफल कहलाएगा, ठीक है। मिला दीजिए, यही से मूल बिंदु ओ से ही इसको मिलाना है, इस तरीके से, ठीक है। और इस प्रकार से हमको ये वक्र क्या है प्राप्त हो गया। इस वक्र में इसको हम ए लिखे, ओ ए बी और सी, ठीक है। ये रेखा जो है आर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कितने भाग हो गए? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी ओ ए। ये छोटा है ना, इससे छोटा है तो इसकी तरफ छोटा चिन्ह लगाएंगे और ए बी लिखेंगे, यानी ए बी, ओ ए से ए बी बड़ा है। अब यहाँ पे ये ए बी से बी सी बड़ा है, तो यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, यानी कि बी सी। तो ये वर्तमान प्रतिफल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वर्तमान प्रतिफल लागू क्यों होता है? इसके लागू होने के कारण है आंतरिक और बाह्य बचत से प्राप्त होना, शव विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होना, संगठन में सुधार होना, साधनों का पूर्ण विधान होना, प्रबंधन की कुशलता बढ़ जाना, ये तो आंतरिक लाभ हो गए। और बाह्य लाभ विकेंद्रीकरण, और एक तो विकेंद्रीकरण का हो जाता है, केंद्रीकरण के लाभ हो जाते हैं। केंद्रीकरण का तात्पर्य है कि जब किसी उद्योग किसी स्थान विशेष में केंद्रित हो जाते हैं तो उसे उद्योगों का केंद्रीकरण कहते हैं। और जब उद्योग छितरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कोई उद्योग किसी क्षेत्र विशेष में लगने की प्रवृत्ति रखते हैं, बहुत सारी लग जाती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं। आपके सचपुर में, रुद्रपुर में और सितारगंज में बहुत फैक्ट्रियाँ लगती हैं। तो वहाँ पे कई की जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड भी होंगी, उनका उत्पादन भी, तो वो एक दूसरे को अपनी तकनीक का भी आदान प्रदान, मशीनों के बारे में, सूचनाओं के बारे में, उसको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। वहाँ देखिए, जहाँ पे कहीं उद्योग केंद्रीकरण होता है, जहाँ उद्योग का, वहाँ पूरे भारत से लोग पहुँच जाते हैं, मतलब पहुँचेंगे, पूरे देश के लोग वहाँ पहुँचेंगे। जैसे बम्बई है महाराष्ट्र, और आपका अहमदाबाद है, तो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ है। बम्बई में सूती वस्त्र उद्योग के अनेक मिले, वहाँ तकनीक है, वहाँ मशीनें हैं, नवीन आविष्कार होते रहते हैं, वहाँ पूरे देश से श्रमिक पहुँचते हैं, सस्ता श्रम मिलता है, ऊर्जा के साधन, बिजली वगैरह, वहाँ बंदरगाह हैं, वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ सड़क यातायात है, वहाँ हवाई यातायात है, वहाँ पानी के जहाज़ों से, तो ये सारी सुविधा वहाँ मिलती हैं, इनका लाभ मिलता है।
और शुरू में क्या होता है कि जिस अनुपात में हम साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, उत्पादन उस अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता है। इसको बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद इसमें जो है, इसे श्रम विभाजन और विशेषीकरण के लाभ हैं। तो श्रम विभाजन तो एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जो सरल और जटिल श्रम विभाजन दो प्रकार का होता है। किसी कार्य को अनेक छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड कर लें, सूक्ष्म कार्यों में डिवाइड कर लें, बांट लें। जैसे घड़ी का उत्पादन करना है, ठीक है, ये घड़ी है, इसका उत्पादन करना है हमने। तो ये घड़ी का उत्पादन करने के लिए अनेक व्यक्ति हैं। अब इस घड़ी के उत्पादन के लिए हमने इस घड़ी के अनेक घड़ी को जो है ना, उसके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, अनेक पुर्जे होते हैं घड़ी में। तो पृथक पृथक व्यक्ति को केवल एक ही पुर्जा लगाना होता है। उससे क्या होता है कि ये पहला व्यक्ति अपना पुर्जा लगाता, दूसरा अपना पुर्जा लगाता, तीसरा अपना पुर्जा लगाता, चौथा अपना पुर्जा लगाता, पांचवा अपना, छठा अपना, सातवां अपना, आठवां अपना। ये सब लोग अपने अपने पुर्जे घड़ी में लगा देते हैं और लास्ट वाले व्यक्ति के हाथ में आके घड़ी कंप्लीट हो जाती है ना। क्योंकि इनको एक एक कार्य करना होता है, सबको एक एक कार्य करना है। इन्होंने केवल एक पुर्जा फिट करना है घड़ी का, ठीक है। क्या होता है, ये निरंतर इसी कार्य को कर रहे हैं बैठे हुए, ठीक है। ये निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं, तो ये करते करते दक्ष हो जाते हैं, कार्य कुशल हो जाते हैं। दर्जी अपने काम में कार्य कुशल हो जाता है, नाई अपने काम में कार्य कुशल हो जाता है। एक ही काम कर रहा है, लोहार अपने काम में, अब हम अपने काम में दक्ष हो गए हैं। सभी लोग जो एक ही काम जिनको करना है ना, तो दक्षता आ जाती है, कार्य कुशलता आ जाती है। तो ये फटाफट से बढ़ता है। तो ये उत्पादन बड़े पैमाने पर, देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ। कल आपको मैंने उत्पत्ति के नियम बताए थे। उत्पत्ति के नियमों का सीधा संबंध अल्पकाल से है, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में आप, ठीक है, अल्पकाल में आप स्थिर साधन की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, भूमि को नहीं बढ़ा सकते। अल्पकाल में तो प्रत्येक साधन स्थिर हो जाता है, ठीक है। लेकिन दीर्घ काल में हाँ, श्रम में परिवर्तन हो सकता है, पूंजी में परिवर्तन हो सकता है ना, अन्य साधनों में परिवर्तन हो सकता है, भवन बन सकता है, यानी कि अन्य भूमि लगाई जा सकती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त गोदाम बन सकते हैं, अतिरिक्त मशीनरी के शैडो बन सकते हैं। तो हम भूमि में भी वृद्धि कर सकते हैं, श्रम में भी, पूंजी में भी, और ये सब तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। अब यहाँ पे एक बात फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि क्या होता है, बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल के नियम के अनुसार परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, अर्थात जितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है परिवर्तनशील साधन की मात्रा में, उत्पादन में उस अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, और इसीलिए इसको बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और मुझे रेखा चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। या आप कहें तो मैं पहले स्थिर प्रतिफल को समझा दूं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तो देखिए यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। और ये बढ़ते मैंने हटा दिया, यहाँ से ये हट गया बढ़ते। अब मैं इसको फिर से लिख देता हूँ स्थिर। एक पेन हमने कहाँ रख दिया, ये रखा है इधर,
देखिए ये स्थिर प्रतिफल है, स्थिर पैमाने का स्थिर प्रतिफल। ये क्या है? जिस अनुपात में हम साधनों की मात्रा को लगाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। जैसे हमने 10%, यहाँ थोड़ा सा पिछले उसमें वो रेखा चित्र मिटा चुके, वरना हम इसमें कुछ और भी समझाना चाहेंगे। अभी 10% हमने उत्पादन के साधन की मात्रा में वृद्धि की, तदनुरूप 10% उत्पादन बढ़ा। अब हमने साधन की मात्रा को 20% कर दिया, ठीक है, और उत्पादन की मात्रा भी 20% बढ़ गई। समझ आ गया होगा? ठीक है, बिल्कुल सीधी रखी रेखा। अच्छा, या हमने क्या किया? उत्पादन के साधन की मात्रा को 30% बढ़ाया और मालूम पड़ा कि उत्पादन भी 30% बढ़ा। ठीक है, अब इन बिंदुओं को इसी प्रकार से 40% कर दे, उत्पादन में भी 40% वृद्धि हुई। समझ गए? जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन ठीक उसी अनुपात में बढ़ रहा है। इसको आप इस प्रकार से मिला दीजिए। पिछले उसमें रेखा चित्र में यहां पर ओ ए बी सी और डी आप लिख लेंगे अपने आप। यहां देखिए, ये जो रेखा चित्र हमारा है, ओ आर कह देता हूं मैं इसको, ओ आर रेखा चित्र है। ये जो वक्र है ओ आर, ये तकनीकी वक्र कहला रहा है ना, उत्पादन की तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल। अब क्या हो रहा है इसमें? ए बी की दूरी देखिए, ए बी ये बराबर है बी सी के, ये बराबर है सी डी के। पहले वाली स्थिति क्या थी? पहले वाले में जब आप इस तरीके से लिखोगे तो बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत ए बी, ये छोटा है बीसी से और बीसी छोटा है सीडी से, इस प्रकार से बनेगा। ये बढ़ते प्रतिफल है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। इतना सा और आप उसमें बढ़ा लेना। अच्छा, बढ़ते प्रतिफल, ये पूरा लिखिए अगर फल, और यहां पैमाने के स्थिर प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल क्यों लागू होते हैं? जो अनुकूलतम स्थिति है उस स्थिति तक बढ़ते प्रतिफल हमको प्राप्त होते हैं, और उसके बाद हमको जो है आंतरिक बाह्य बचते जो है बिल्कुल बंद हो जाती हैं, और साधन जो है बिल्कुल अनुकूल अनुपात में आ जाते हैं। ठीक है, और जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसको स्थिर प्रतिफल कहा जाता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब है पैमाने के घटते प्रतिफल। इसमें क्या होगा? इसमें देखिए, ए बी से छोटा होगा, ए बी से बड़ा है बी सी, बी सी से बड़ा है सी डी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी से ए बी बड़ा होगा बी सी से, और बी सी बड़ा होगा सी डी से। तो ये होगा, यानी कि
CD छोटा है BC से और BC छोटा है AB से, यानी ये छोटे होते चले जाएंगे। ये जैसे इतना है तो ये वाला इतना ही रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये B बिंदु बन जाएगा इस पे, फिर C उससे भी नीचे आ जाएगा और D उससे भी नीचे आ जाएगा। ये हाल होगा। तो ये जो ABCD है वो इस तरीके से बनेगा। मैं इसको पूरा बनाता हूँ आपके लिए, आप इसको देखिए। ये ध्यान रखना, बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल में आपको इस तरीके से, मैं कुछ और विशेष बात भी आपको बताऊंगा अभी, है ना। और ये भी है कि मेहनत तो चलो जैसा भी हम करते ही हैं, तो आप लोगों को केवल पढ़ना है। अब आप तो क्या विश्वास करोगे, लेकिन करना चाहिए आपको। हम तो ये सोच के कर रहे हैं कि चलिए कल और भी आपके भाई लोग आएंगे, वो भी देखें पढ़ें, ठीक है। अपने साथियों को भी भेज दीजिए मोबाइल के माध्यम से, जो लिंक आपको मैं भेज रहा हूँ वो भी पढ़ने। आपके बोर्ड की परीक्षाओं के बाद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कब हो रही मुझे नहीं मालूम, तो थोड़ा सा अपनी तैयारी कर लीजिए ढंग के साथ में। मैंने पूरा आपका कोर्स क्लास में करा दिया है और बहुत ही अल्प समय में कराया है ना। पूरा रिवीजन मैं करा रहा हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल में आपका वक्र, ये तो पहले तो ये तो स्थिर प्रतिफल था, बीच लाइन ऐसे गुजर जाएगी, थोड़ा सा इसको इस तरीके से नीचे झुकाएंगे और बढ़ते प्रतिफल में या इस तरीके से लाइन खींचेंगे, याद रखिए, ठीक है। अब हम आपको बना के ही जो दिखा दें, जैसे साधन की मात्रा में हम 20% की वृद्धि करते हैं, तदनुरूप 15% उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। 10% की वृद्धि करते हैं, 5% उत्पादन बढ़ रहा है। 1 बिंदु 2 बिंदु, हम 10% की और वृद्धि करते हैं, अर्थात साधनों की मात्रा को 30% लगाते हैं, और मालूम पड़ा कि उत्पादन की मात्रा केवल 5-6% बढ़ी, 10% उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है। 20 यानी कि हमने बढ़ा के 30 किया, उत्पादन केवल 25% तक ही बढ़ पाया, ठीक है। ये बिंदु हमारे प्राप्त हो रहे हैं हमको। हमने साधन की मात्रा को 40% किया, मालूम पड़ा उत्पादन 30% बढ़ पा रहा है, यानी 5% की वृद्धि हुई, समझ गए। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे, से करके मिलाइएगा। ये बॉडी ऐसा है कि इसमें थोड़ा बहुत इधर हो ही जाता है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, और ये आपका आर डैश, ओ आर डैश। अब यहाँ भी आप देखिए 10% यानी कि साधन की मात्रा में हम इस तीर के बराबर वृद्धि कर रहे हैं। उत्पादन की मात्रा कितनी बढ़ रही है? 5% बढ़ रही है। चलिए इसको नीले रंग से दिखाता हूँ, ठीक है। हमने 10% की और वृद्धि की, उत्पादन कितना बढ़ा, यानी हमने 10% वृद्धि की, 20% कर दिया उत्पादन के साथ में, कुल उत्पादन 15% ही बढ़ा, ठीक है। ये हमने यहां से यहां तक वृद्धि की और उत्पादन में केवल इतनी वृद्धि हुई, इस तीर के बराबर। हमने 10% और बढ़ा दिया, यानी कि 30 कर दिया उसको, तो हमारा साधन हो गया 30%, और जबकि उत्पादन कितना हो रहा है? 25%। कौन सा तीर छोटा है, कौन सा बड़ा है? तो ये तीर छोटा, ये तीर बड़ा है ना। अगर पिछले यहां से देखने में तो ये लग रहा है ना, ठीक है ना। ये है, पहले 20 था, अब
केवल इतनी वृद्धि हुई है। यहां तक वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, और यदि हम इसको और बढ़ा दें, 40 कर दें, तो हमने यहां तक वृद्धि की और केवल इतना बढ़ा उत्पादन। मतलब जिस अनुपात में हम साधन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन उस अनुपात से कम होता है। जैसे 10%, 20%, ठीक है, 30%, 40%, 50%। उत्पादन कितना है? 10% हमने, तो उत्पादन 5% है। हमने 10% और बढ़ाया, 20 कर दिया तो 15 हो गया। हमने 30 कर दिया तो 25 हो गया। हमने 40 कर दिया तो 30 ही हो गया। हमने और 50 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, मान लो 30, 32 हो गया। तो मतलब इस तरीके से जिस अनुपात में हम साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं, उस अनुपात से कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। इसको घटते हुए प्रतिफल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे ये ए बी जो ये दूरी है, ए बी की दूरी, ए बी बड़ा है बी सी से, और बी सी बड़ा है सी डी से। सी डी से ये यहां दिखाई दे रहा है कि ये, यानी ये जो है इससे कम है और ये इससे कम है, तो घटती हुई दर पर बढ़ रहा है उत्पादन। इसलिए इसको पैमाने के घटते प्रतिफल, यहां लिख देता हूं इसको ना, पैमाने के घटते प्रतिफल। इसको उल्टा देना समझाने के लिए बनाया। घटते प्रतिफल, तो घटते जो है ये हमने बना दिया इसको। घटते प्रतिफल, ठीक है। आप इसको रेखा चित्र की व्याख्या कर ओ एक्स अक्ष पर समग्र पूंजी की मात्राओं को तथा ओ वाई अक्ष पर एक्स उत्पादन के साधन को प्रदर्शित किया गया है। इसमें ओ R1 यानी कि घटते हुए उत्पादन फलन की रेखा को बता रहा है, जिसमें 10% साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर 5% उत्पादन में वृद्धि हो रही है। 20% वृद्धि करते हैं तो 15% वृद्धि हो रही है। 30% तक वृद्धि करते हैं तो 25% उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ये दिखाना है इसमें। तो घटते हुए प्रतिफल कहलाता है। क्यों लागू होता है? अव्यवस्था होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे साधन के, मतलब जो अतिरिक्त साधन आप लगाओगे तो अतिरिक्त साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। क्या समझ में आया? नहीं आया ना? मैं बताता हूं। अतिरिक्त साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। जैसे हमारे पास 60 औजार हैं और हमारे पास श्रमिक थे 5, ठीक है, तो अभी 2 औजार हमारे पास फालतू हैं। अगर हम 6 कर देंगे तब भी एक फालतू है। 7 कर देंगे तो 7 औजार हो गए। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना औजार है। इसके बाद भी अगर हम श्रमिकों की संख्या लगाएं और श्रमिकों की संख्या 8 कर दें तो ये 8वां श्रमिक क्या हाथ से काम करेगा? और यदि हाथ से काम नहीं करेगा तो जो 7 श्रमिक हैं यहाँ पे, तो इनके हाथों में औजार है। ये 8वां श्रमिक कभी 1 से छीनेगा, कभी 2 से छीनेगा, कभी 3 से छीनेगा, ना खुद करेगा ना करने देगा। ये 8वां श्रमिक, इसकी ये सीमांत उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होगी इसके द्वारा, ठीक है। साधनों का अनुकूल अनुपात जहां तक होता है वहीं तक ही उत्पादन बढ़ती हुई जैसे बढ़ता है। और जब वो प्रतिकूल अवस्था में पहुंच जाते, अनुकूलतम स्थिति खत्म हो जाती है, तो अव्यवस्था फैलने लगती है। समस्त बाहरी और आंतरिक बचतें तो खत्म हो गई, खर्च और बढ़ रहा है। सैलरी बढ़ जाएगी, बिजली भी का खर्च भी बढ़ जाएगा, काम भी उतना नहीं हो रहा है। समझ गए ना? चलिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जब आप बीए में जाओगे तो बीए में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा साधनों का न्यूनतम लागत संयुग। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे ये श्रम है, ये पूंजी है। ठीक है, हम जो हमारे पास जो भी हमारे पास साधन है, अगर हम उसमें पूंजी की ओ की मात्रा लगा सकें और श्रम की ओ की मात्रा, तो ये सम यानी कि साधन कीमत रेखा बन जाएगी। जैसे बजट रेखा होती है, आपको पढ़ाया ना बजट रेखा, बजट रेखा का समीकरण भी बताया था आपको, और उसको उपभोक्ता का संतुलन भी बताया था। उदासीनता वक्र आईपी आईसी जहां पर स्पर्श करती है, ये अगर ये केला है, ये सेब है, तो ये कीमत रेखा है, और ये पी बिंदु है, यहीं पे उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। ये पढ़ा है ना आपने। यानी उदासीनता वक्र का प्रयोग यदि हम कहाँ करते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में करते हैं, तो ये उत्पादन के क्षेत्र में आईसी रेखा को बोला जाता है आईपी रेखा। मैं कहा था कुछ अलग से बताऊंगा आईपी रेखा क्या होता है। ठीक है, आईपी रेखा। अब नया साधन, अगर हम साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, तो नई साधन रेखा ये बनेगी, उसके बाद ये बनेगी। ठीक है, अब ये है कि किस अनुपात में हम साधनों को लगा रहे हैं, ये जो है ये IP 1, IP 2, IP 1। अब ये जो बिंदु आ गए, इन बिंदुओं को देख लीजिए, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है, इनको यहां से मिला दीजिए, ये ICC रेखा हो जाएगी, तकनीकी रेखा। ठीक है, तो इसमें जो है हम क्या देख रहे हैं कि ए, ये पी है ना, सॉरी वो पहला पी लिखा हुआ था, ये न्यूनतम लागत संयोग है, और ये जो बिंदु है ए बी, यहां से ए बी सी बी सी, ये दोनों बराबर हैं, और एक तीसरी रेखा और बना दें तो डी भी मिल जाएगा। ठीक है, डी बिंदु, और ये इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और डी बिंदु से हम इस तरीके से ये यानी कि साधन कीमत रेखा बनाएंगे, है ना, ये IPA 3 हो जाएगा। तो ये साधनों का न्यूनतम लागत संयोग हो जाता है। इसको समझने के लिए बीए में काम आएगा बेटा, और तब पैमाने के प्रतिफल को आप इस तरीके से बनाएंगे, और ये रेखा जब इधर से इस रेखा को यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, ये वाली रेखा यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, ये बिंदु, ठीक है, और ये वाली रेखा यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है, इन बिंदुओं को मिलाती हुई ये रेखा बनेगी, ऐसे ही इन बिंदुओं को मिलाती हुई ये रेखा बनेगी, ये रिज रेखाएं कहलाती है। उत्पादन जो है इन्हीं बिंदुओं के बीच में रहेगा, इधर तो नहीं जाएगा। तो ये आपको बीए में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं। ठीक है, ये बीए का है, बीए के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, और ये बेटा मैंने आपको कंप्लीट कराया है, आपका ये टॉपिक है ना। बढ़ते प्रतिफल इन कारणों से लागू होते हैं। स्थिर प्रतिफल जब अनुकूलतम स्थिति आती है तो साधन उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में यानी कि अधिकतम अनुकूलतम स्थिति में पहुंच जाता है साधन, और उत्पादन जो है ना स्थिर दर से बढ़ता है, तो उसको स्थिर प्रतिफल कहते हैं। और यहाँ यानी कि जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाता है, उत्पादन में उस अनुपात से कम अनुपात में वृद्धि होती है। ये उत्पादन के पैमाने के घटते प्रतिफल है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के समस्त साधनों की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। और जो उत्पादन के नियम है, जैसे उत्पादन वृद्धि नियम, जैसे उत्पादन क्षमता नियम, और जैसे उत्पादन
कृमागत उत्पत्ति हिराज नियम की मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। इनका संबंध अल्पकाल से, क्योंकि अल्पकाल में साधनों की पूर्ति स्थिर होती है। तो भूमि का मतलब यही सब लिखना है आपको, और एक बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। आज का ये हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। ठीक है, अपने सभी मित्रों को, अपने सारे साथियों को, क्योंकि क्लास से बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं और हमारे पास उनके मोबाइल नंबर नहीं है, आप उनकी मदद कर सकते हो भाई। ठीक है, आप उस लिंक को भी जरूर जरूर मतलब खोलिए, पढ़िए, देखिए, उसमें जो आपकी मर्जी है वो पढ़िए। आप उत्पादन संभावना चाहते हैं, संभावना पढ़िए, मांग का नियम चाहते हैं, मांग का नियम कैसे क्यों होता है, दुनिया भर के टॉपिक वहाँ पे हैं, उन सब में इसको पढ़िए। ठीक है, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएंगे, और आप यानी केवल आप खोल कर देखेंगे तो आप मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मैं बस ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत हो गया, थैंक यू, ओके बाय।